तो आज के आपके करंट अफेयर 17 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। अब ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है और इसकी देखो, इंडिया के अंदर कोई भी मतलब अगर आपको कोई भी केस फाइल करना है उसके लिए आपके कोर्ट्स तो बनाए ही गए हैं, मगर अगर आप कोर्ट, क्योंकि एक जज को हर चीज की नॉलेज नहीं हो सकती, इसीलिए आपके इंडिया में एक यूनिक प्रोसेस क्रिएट किया गया जिसके कारण एक तो केसेस जो हैं वो आपके फास्ट ट्रैक हो सके, मतलब और भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ यूनिक इंडिया के लिए नहीं है। एक तो केसेस जल्द से जल्द सुने जा सके, उनका जल्द फैसला किया जा सके, और उसके अलावा एक स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज से कि एक्सपर्ट्स बैठे हों वो बैठ के वहां पे फैसला करें, उस तरीके से किया जाए। तो उसके लिए हमारे इंडिया में स्ट्रक्चर बनाए गए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के, जैसे कंपनी ट्रिब्यूनल इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। वो किसी भी कंपनी के अंदर, बोर्ड के अंदर कोई भी लड़ाई हो जाए या कंपनीज के आपस में कोई लड़ाई हो जाए, मतलब लड़ाई का मतलब बहस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें सॉल्व करने के लिए आप कंपनी ट्रिब्यूनल जा सकते हो। वैसे ही इन्वायरमेंट का अगर कोई भी मुद्दा हो इन्वायरमेंट का, वो आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आगे आता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस मुद्दे को सॉल्व करती है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है, कोई भी इशू है, हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो और ये जजमेंट पास कर सकते हैं। इनके पास पावर है इसके ऊपर जजमेंट की। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और इन सारी चीजों की। इसे स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके लिए एक्ट बनाया गया था। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई ना कोई पार्लियामेंट का एक्ट एग्जिस्ट करता है, तो इसके एक्ट का नाम भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ही है। ठीक है, 2010 में बनाया गया था, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी। किसी भी बॉडी जिसके लिए कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट एग्जिस्ट करता होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी, उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इंडिया दुनिया की थर्ड कंट्री बनी थी जहां पे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाई थी, फिर न्यूजीलैंड ने बनाई और थर्ड नंबर पे इंडिया ने बनाई है। ठीक है, और डेवलपिंग देशों में हम सबसे पहले हो गए। देखो, एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके टोटल 5 जगहें हैं जहां पे बैठते हैं। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, और सबसे प्रिंसिपल बेंच दिल्ली। तो ये देखो, अगर इन सारे इलाकों को देखोगे, इंडिया के अलग अलग कोने पड़ गए। ठीक है, ये पड़ गया इंडिया का ईस्ट, पुणे पड़ गया इंडिया का वेस्ट, भोपाल पड़ गया इंडिया का सेंटर, ठीक है, चेन्नई पड़ गया इंडिया का साउथ, और दिल्ली पड़ गया नॉर्थ। तो इसके कारण क्या होता है, देखो, कभी भी कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी, देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ न्यू दिल्ली में है। इसके कारण क्या देखा गया है कि साउथ इंडिया के ज्यादातर लोग ना सुप्रीम कोर्ट तक अपील करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ट्रैवलिंग की कॉस्ट पड़ेगी, और ये इसलिए कोर्ट एक्सेसिबल नहीं रहता। पर इन्वायरमेंट के मामलों के लिए और ऐसे ट्रिब्यूनल जब भी हम बनाते हैं ना, इनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये मल्टीपल सिटिंग कर सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, वो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट खुद कहीं पे भी इंडिया में अपनी सेटिंग बिठा सकता है, या पार्लियामेंट उसके मल्टीपल बेंचेस बना सकती है, पर अभी तक कभी बनाया नहीं गया। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर कौन कौन होता है, एक एक चेयरपर्सन होगा, जुडिशियल मेंबर्स होंगे और एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, सबका टर्म 5 साल होगा, और वो दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए री एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और ये जो जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट्स हैं, ये बेसिकली मिनिमम 10 होने चाहिए, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 से 20 के बीच में इनकी स्ट्रेंथ होगी। देखो, ये कोर्ट भी हुआ होगा, चेयरमैन के अलावा आधे जुडिशियल मेंबर होंगे, जो जुडिशरी के जजेस, वो सब कुछ यहाँ पे आएंगे, और आधे एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। इस तरीके से इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। क्लियर है, कोई भी डाउट? इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए इसकी पावर, अगर जनरल सेंस में बताऊं, देखो इसकी पावर ये किसी के ऊपर यहाँ पे
किसी को जेल की सजा भी सुना सकती है अगर इसके कोई ऑर्डर ना माने, 3 साल के लिए फाइन भी लगा सकती है 10 करोड़ तक का, या दोनों, फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों कर सकती है। ये इंडिया के अंदर सारे के सारे इन्वायरमेंट एक्ट्स हैं और इन सब के अंडर ये सजा सुना सकती है, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का एक्ट, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक्ट, फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन का एक्ट, फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का एक्ट, फिर पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। देखो कई बार क्या होता है, कहीं पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस में क्या है कि कहीं पे कोई प्रोजेक्ट के कारण कोई नेचुरल हैजर्ड अकर हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो सरकार या उस प्रोजेक्ट को बनाने वाले क्या जिम्मेदारियां पड़ती हैं, क्या कंपनसेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि लेट्स सपोज जैसे कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन की गई, उस कंस्ट्रक्शन के कारण आसपास की जितनी इन्वायरमेंट थी, इकोलॉजी थी, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई है। अब लेट्स सपोज पहाड़ थे, अगली बारी बारिश आई और यहाँ से सारे के सारे लैंडस्लाइड्स हुए। अब इसके कारण यहाँ पे जो नीचे लोग रह रहे थे, उन लोगों की काफी ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। अब ऐसे तो कंपनी ऊपर मुकर ही जाएगी कि हमारे कारण नहीं हुआ, पर ये पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट के अंडर उन्हें कवर किया जा सकता है कि तुम नहीं रखा। क्लियर है? सेकंड करंट अफेयर है बुद्ध पूर्णिमा। कल जैसे अगर आपने देखा हो, कल फुल मून था, ठीक है, आपके 16 मई इस साल, 16 मई को आपके बुद्ध पूर्णिमा, बुद्धास बर्थडे एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसके चलते हुए आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नेपाल भी गए हुए थे। अगर आपने देखा हो, नेपाल में मीटिंग चल रही थी। लुम्बिनी, पिछले हफ्ते हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, लुम्बिनी किस चीज के लिए फेमस है? बुद्धा की लाइफ के लिए। हाँ जी, कोई भी? बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस है, बिल्कुल। तो इस तरीके से इसलिए वो लुम्बिनी गए हुए थे, वहां पे उन्होंने मॉन्क से मुलाकात की, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस की बात की है। तो इस तरीके से ये सब कुछ वहाँ पे सेलिब्रेट करने वो इसीलिए गए हुए थे क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी, और क्योंकि नेपाल के अंदर हिंदुइज्म के बाद बुद्ध पॉपुलेशन सबसे बड़ी है, इस कारण डायस्पोरा, जब आपने कनेक्ट करना होता है अपने लोगों को, तो ऐसे इंडेवर्स उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज। थर्ड करंट अफेयर है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसका काम क्या है? ये कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाई गई है। इसका काम क्या है? देखो, ये ना सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स ट्रैक करेगी। सरकार ने कोई भी पैसा जारी किया है, वो पैसा किस किस स्टेज पे जा रहा है और कैसे कैसे पूरे सिस्टम में लॉक किया जाएगा, ठीक है। जिससे तुम देख सकते हो कि वो पैसा ऐसा तो नहीं है कि करप्शन से गायब हो गया। अगर आपने जैसे हमने पहले भी करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि आपकी गवर्नमेंट करने की क्या कोशिश कर रही है, एक तो आपके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स हो रहे हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स का मतलब क्या है? देखो, अब ऐसा नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले किसी मिडिलमैन के पास पैसा भेजती है, वो आगे लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब डायरेक्टली पैसा लोगों के बैंक अकाउंट तक जा रहा है, पर इसका पूरा जो लॉग है वो भी तो रखना पड़ेगा। कब सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्पैच हुआ, कब स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचा, कब स्टेट गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा जोड़ के आगे जहां जहां पहुंचाना था वो सारी जगह पहुंचा दिया। तो इस सारी चीज का हिसाब रखने के लिए सेंटर ने ये एक सॉफ्टवेयर बनाया